एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं अपना 24 आवर आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं आप सभी को ये भी बताऊँगी कि मैं जीके इंग्लिश कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, अभी मेरा करंट में कौन सा टॉपिक चल रहा है, करंट जीके कहाँ से कर रही हूँ, स्टैटिक जीके कहाँ से कर रही हूँ, एंड मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कितना टाइम दे रही हूँ, इंग्लिश एंड जीके को कितना टाइम दे रही हूँ। तो आज 24 आवर एज एसएससी स्टूडेंट मैं आप सभी के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल तो मैं नहा के आ गई हूँ सुबह सुबह, और सबसे पहले चलती हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद उसके बाद अपना पूरा डे रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एसएससी एमटीएस या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये व्लॉग इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस बार एमटीएस एग्जाम में सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आज मैं एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ जिससे प्रिपरेशन फास्ट भी होगी और स्मार्ट भी। हेलो एवरीवन, आज का स्टडी व्लॉग है मेरी डेली प्रिपरेशन रूटीन का। सबसे पहले मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू ही एग्जाम का रियल पैटर्न बताते हैं। मैं अभी एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल दोनों का प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ एमटीएस के क्वेश्चंस नहीं, मैं सीजीएल के पीवाईक्यू और सॉल्व पेपर्स भी लगा रही हूँ, क्योंकि इस बार जो एमटीएस एग्ज़ाम हुआ है उसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल का होना चाहिए। सबसे पहले मैं मैथ्स पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, उसके बाद रीजनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, इंग्लिश प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं जीके प्रैक्टिस करती हूँ। और जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त मेरी गलतियाँ हुई थी उसको मैं देखती हूँ कि क्या क्या मेरी पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त गलतियाँ हुई थी, और उसको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके इन सारी गलतियों को मुझे नहीं करना है। और मैं पीवाईक्यू इसलिए सॉल्व करती हूँ क्योंकि रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ में आता है पीवाईक्यू करने से, प्लस हमारा टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। और अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो रैंडम स्टडी छोड़ के पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी आपको ज़रूर शुरू करना चाहिए। और मोटिवेशन हमेशा नहीं आता है गाइस, लेकिन डिसिप्लिन आपको सिलेक्शन के करीब ले जाता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर आप भी एसएससी एमटीएस या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ सीजीएल का, और सीजीएल का पूरा पीवाईक्यू मुझे करके ख़त्म करना है, क्योंकि अभी जो एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सीजीएल लेवल के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। बहुत सारे मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप पीवाईक्यू कहाँ से कर रही हो, तो मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ फ्रॉम ओसवाल बुक, जिसमें आप सभी को 29 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, 3000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसमें आप सभी को ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस भी दिया गया है बुक में, मतलब जितने भी कट ऑफ है ईयर वाइज सारे दिए गए हैं, तो आप इसके बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बुक में आप सभी को एकदम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट है बुक आप सभी के लिए। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूज़ माई कूपन कोड प्रीति10 फॉर एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं जो है रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर रही थी, जो है 2 घंटे तक तो मैंने ऐसे पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह किया, उससे क्वेश्चंस लगाए, फिर मैं रीजनिंग सॉल्व करने के लिए बैठ गई। और सबसे पहले आप सभी को एक रियलिटी चेक बता देती हूँ कि एमटीएस की रीजनिंग हार्ड नहीं होती, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आप सभी का टारगेट क्या होना चाहिए, तो 20 प्लस करेक्ट क्वेश्चन आप सभी को 15 मिनट में करने हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आप सभी को 15 मिनट्स में करने हैं। स्टेप 1 आप सभी का है इजी क्वेश्चंस को फर्स्ट 5 मिनट रूल, यानी कि सबसे पहले आप जो है इजी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, जिससे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो यहाँ से तुरंत आप सभी लोग 8 से 10 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। स्टेप 2 में आप सभी को करना है स्कोरिंग टॉपिक्स नेक्स्ट 5 मिनट्स, यानी कि आप अटैम्प्ट करिए आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स, ये सब आप सभी की ना स्कोरिंग है, तो इसको आप अटैम्प्ट करिए। यह लॉजिक सिंपल होता है, बस क्वेश्चंस को कामली आप रीड करेंगे तो आप लोग का लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में आप सभी को क्या करना चाहिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, पजल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप सभी को ना एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो, मतलब अभी तो आप सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, वेन डायग्राम के, मिसिंग नंबर के, पजल टाइप क्वेश्चन के, तो अगर आपको ना क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, गेस मत करिए, क्योंकि गेस करेंगे ना, बिगेस्ट मिस्टेक देखिए क्या होती है कि स्टूडेंट ना स्टार्ट कर देते हैं पजल वगैरह से,
तो वहाँ पे पूरा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो आप पजल वगैरह से स्टार्ट मत करिए, जैसे मैंने बताया उस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप डेली ना सिर्फ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे, विद इन 15 मिनट रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन जाएगा। फिर मैं चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए, और गाइस मैं कुछ इस तरीके से चाय बनाती हूँ। तो पहले मैं पानी रख देती हूँ उबाल होने के लिए, उसके बाद मैं इसमें चीनी डालती हूँ। और क्या आप सभी को पता है कि आप जो भी डेली फूड खाते हो उसमें ब्रेड, केचप, कोल्ड ड्रिंक, इवन चिप्स वगैरह, और मैं सब में हिडन शुगर होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन लव्स शुगर। शुगर खाने से ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो सेम हैप्पी केमिकल होता है और एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड फीलिंग देता है। और आल्सो जो फ्रूट वाली शुगर होती है ना, जिसको हम फ्रैक्टोज कहते हैं, वो नेचुरल होती है, बट चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली एडेड शुगर होती है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाती है। फिर मैं इसमें डालती हूँ चाय की पत्ती। और क्या गाइस आप सभी को पता है कि जो टी है वो दुनिया की सेकंड मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है आफ्टर वाटर। और चाय की पत्ती में जो कैफीन होता है वो बॉडी को फ्रेश और एक्टिव फील कराता है। तो जो सुबह की चाय होती है ना, हमारे स्लीपनेस को कम कर देती है। इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर जो हम जैसे लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा चाय पीते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम जो नींद वगैरह कम आती है, नींद नहीं आती। और जो टी लीव्स होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या आप सभी को पता है गाइस कि चाय की पत्ती जब हम चाय में डालते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है टैनिन्स और थीफ्लैविन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं। और टैनिन्स जो होता है ना, वो नेचुरल कलर गिविंग सब्सटेंस होते हैं। जब चाय की पत्ती पानी में उबलती है तो ये कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, और यही चाय को मतलब ब्राउन कलर का कभी बना देते हैं, कभी डार्क कलर कर देते हैं। तो ऐसी, और दूध डालने पर इसमें क्या होता है कि जो कैसाइन नाम का प्रोटीन होता है, टैनिन्स प्लस कैसाइन मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ना इसका रंग जो होता है वो बदल जाता है। और इस अदरक की फसल के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादातर तो जो अदरक होता है ना, वो लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होता है अदरक के लिए, क्योंकि जो मतलब लोमी सॉइल क्या होता है, जो हल्की फुरफुरी और पानी निकालने वाली मिट्टी होती है ना, वही होता है हमारा लोमी सॉइल। नेक्स्ट होता है सैंडी लोम सॉइल। और सैंडी लोम सॉइल में इसलिए किया जाता है अदरक का खेती वगैरह, क्योंकि इसमें जो पानी होता है ना वो जमा नहीं होता, जिससे अदरक सड़ता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आप देख लीजिए, अगर अदरक पे थोड़ा सा पानी लग गया ना और कितने के लिए आप रख देंगे तो अदरक जो होगा ना वो सड़ जाएगा। और भारी चिकनी मिट्टी जैसे क्ले सॉइल होती है, तो पानी भरने वाली ज़मीन होती है, तो ऐसी मिट्टी में अदरक की जड़ ना गल सकती है, तो ऐसी मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जाती है। और ज़्यादातर जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 5 to 6.5 होना चाहिए, जिससे जो है अदरक अच्छे तरीके से वहाँ पे हो जाता है। तो मेरी चाय बनके रेडी हो गई थी, फिर मैं पीती हूँ चाय और बैठ जाती हूँ अपना इंग्लिश रिवाइज़ करने के लिए। और इंग्लिश में आप सभी को गाइस 30 मिनट इंग्लिश का आप कोई भी टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद आप उस टॉपिक से एक प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन पे ज़्यादा मैं टाइम दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। और इससे पहले मैंने कल जो किया हुआ था वो किया हुआ था पैसेज। तो पैसेज का मेरा 60+ मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले मैं 60+ पैसेज का प्रैक्टिस कर लूँ। तो आप सभी लोग जैसे एक टॉपिक आप कवर कर रहे हो इंग्लिश का, तो उससे एक प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक अच्छे तरीके से आपका कवर है या नहीं। और प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कंपलसरी है, तो पीवाईक्यू भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश ना रटने से नहीं होगा, प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप ना एक टाइम बना लीजिए कि वोकैबलरी आपको मॉर्निंग में 15 मिनट तक करना है, फिर आफ्टरनून में 30 मिनट आपको ग्रामर को देना है। नेक्स्ट नाइट में आपको मॉक टेस्ट देना है 20 क्वेश्चंस के, 25 क्वेश्चंस के, जितने भी आप सभी से हो जाए उतने क्वेश्चंस का। और जो बिगेस्ट मिस्टेक्स होती है ना, जो स्टूडेंट्स करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि ओनली रूल्स को रीड करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, इंग्लिश से डर जाते हैं, मॉक टेस्ट अवॉइड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रूल्स वगैरह के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है और इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मॉक टेस्ट आप सभी को अच्छे तरीके से लगाना है। और याद रखिए, जो इंग्लिश है ना डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि कुछ लोग की स्ट्रैटेजी इंग्लिश में बहुत रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उनको जो इंग्लिश होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग जाता है। तो सबसे पहले आप ग्रामर का अच्छे तरीके से बेसिक कर लीजिए, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है उसका पूरा बेसिक कर लीजिए। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच से 50-50 एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस कर लीजिए। वोकल वगैरह एंड पीवाईक्यू कर लीजिए। और 21 to 30 डेज़ तक ना आप अच्छे तरीके से फुल मॉक की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका ना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। और मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं ना तो आपका मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगा।
और अभी मैं जो इंग्लिश कर रही हूँ ना, उसमें तो वोकैब वगैरह ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रामर्स के जो रूल वगैरह हैं वो ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। और सच बताऊँ तो मैंने कोई रूल्स वगैरह वो किया नहीं हुआ है। बस कुछ रूल्स वगैरह हुए हैं, जो मतलब संजीव ठाकुर सर का 50 डेज़ का क्लासेस था ना, वो किया हुआ है। और पार्ट ऑफ स्पीच मैंने किया हुआ है। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच से 50-50 एरर डिटेक्शन लगाए हैं। और मेरा ना एरर डिटेक्शन अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग टाइम पे भी मैंने एरर डिटेक्शन अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था। सो नीतू मैम की प्रिपोजिशन की क्लासेस मैंने ली हुई हैं, रानी मैम से मैंने वर्ब पढ़ा हुआ है। तो अलग-अलग टीचर से, मतलब बस ये 2 चीज़ें ना, मैंने एक रानी मैम से वर्ब पढ़ा और नीतू मैम से मैंने पढ़ा हुआ है प्रिपोजिशन। बस यही इन लोगों से पढ़ा हुआ है, बाकी तो मैं अपने से पढ़ी हूँ। किसी भी यूट्यूब सोर्स से पढ़ लिया है मैंने। और जो 50 डेज़ की क्लासेस है वो संजीव सर से मैंने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। वोकैब वगैरह मैं प्रीवियस ईयर के ही कर रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर वोकैब है वो मैंने कॉपी में अपने लिख लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ वो प्रीवियस ईयर ही है। तो मैंने सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के यहाँ पे लिखे हुए हैं वोकैब, वही सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो मैंने वोकैब लिखा हुआ है ना, ये मस्ट रिपीटेड वोकैब है, मतलब बार-बार पूछे गए हैं। इसमें से कुछ वोकैब ऐसे ना जो बार-बार पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, और इससे बाहर उतना आता नहीं है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, वोकैब पे ही ज़्यादातर टाइम दे देते हैं और बाकी टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो आप ना एक टाइम बना लो कि इस टाइम में मुझे वोकैब करना है, इस टाइम में मुझे ग्रामर के रूल्स करने हैं, ग्रामर करना है, इस टाइम पे मुझे पैसेज करना है, इस टाइम पे मुझे एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव करना है। तो इसका आप टाइम बना लीजिए, नहीं तो क्या होगा ना कि वोकैब का पोर्शन इतना वाइड है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, पहले वोकैब को ख़त्म कर लो, उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट इंग्लिश में कोई टॉपिक उठाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका इंग्लिश में कुछ कवर नहीं हो पाएगा। और एमटीएस में इंग्लिश ही आप सभी का ना स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग इंग्लिश को ये जान के कि ईज़ी है हटा देते हैं, जीके पे ज़्यादा लगे रहते हैं। लेकिन इंग्लिश आपका ना स्कोर गेनिंग है। अगर आप जीके में 70 टू 18, 19 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। 16, 17 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो पॉसिबल है सिलेक्शन। बट आपका इंग्लिश में कम से कम 23 टू 24 क्वेश्चन करेक्ट होनी चाहिए एमटीएस में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इंग्लिश आप सभी का ना स्कोर गेनिंग है, तो इंग्लिश पे आप ज़्यादा देर फ़ोकस करिए और वोकैब को आप एक टाइम बना लीजिए कि बस इतने ही घंटे, इतने ही मिनट हमको वोकैब को देने हैं। बाकी वोकैब पे टाइम मुझे उतना ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप ना इंग्लिश का दूसरा टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिए। वोकैब को 20 से 30 मिनट, 40 मिनट, कभी-कभी 1 घंटे दे दीजिए, बट ज़्यादातर टाइम अदर टॉपिक्स को दीजिए। ऐसा नहीं है कि वोकैब पे ध्यान देते-देते बाकी इंग्लिश के टॉपिक्स ही छूट गए, उसका कुछ पता ही नहीं है और एग्ज़ाम में जाके इंग्लिश में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। और नेक्स्ट वीडियो में सोर्सेज़ की भी वीडियो लाऊँगी कि इंग्लिश में कहाँ से कर रही हूँ, किस टीचर से कर रही हूँ, मैं कोई बैच परचेज़ की हूँ या नहीं की हूँ, किस बुक से कर रही हूँ। तो मैं रियली बताऊँ तो मैंने इंग्लिश में कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया है। एसएससी में मैं किसी बैच से आज तक नहीं पढ़ी, ना उसको परचेज़ करके मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती। अभी जो रिसेंट में आप सभी का एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारे जो मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ है ना, उनका कमेंट आया कि दी जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है उसमें से कुछ भी नहीं आया। और कुछ लोग का ये कमेंट आया, बस एक चीज़, 1-2 क्वेश्चन टीचर से मिले हैं वरना नहीं मिले हैं बैचेस से। तो आप लोग इतना टाइम वेस्ट मत करिए, अपना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। अच्छे तरीके, मतलब फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो बैच पे उतना आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी मैं इन फ्यूचर कभी बैच परचेज़ करती हूँ, आप सभी से बताऊँगी, बट फ़िलहाल अभी मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है। यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ और अपने नोट्स वगैरह से ही पढ़ती हूँ, उसी से रिवाइज़ करती हूँ। तो इंग्लिश में तो मैं वोकैब वगैरह को बस वही 1 घंटे ही देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देती, वो भी प्रीवियस ईयर वोकैब करती हूँ। या तो कहीं पीडीएफ में वोकैब मिल गया ना, या यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स टीचर्स वगैरह रिवाइज़ करवाते हैं, वहीं से करती हूँ। नहीं तो और कहीं से मैं वोकैब वगैरह नहीं करती। और बहुत सारे लोग ब्लैक बुक से वोकैब करते हैं, तो वो भी बेस्ट है, कोई बात नहीं, आप ब्लैक बुक से भी वोकैब कर सकते हो। बस आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को, टॉपिक को, बुक को कवर कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं अपना गैप ले लेती हूँ स्टडी से, क्योंकि गाइस बार-बार अगर आप एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है उसकी वजह से लेज़ीनेस फ़ील होने लगता है। तो अभी मैं जो है अपना जो है जगह चेंज करने वाली हूँ। अभी या तो छत पे पढ़ूँगी या तो कहीं और पे पढ़ूँगी, बट थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ और खाती हूँ फ्रूट्स वगैरह। तो अभी मैं खा रही हूँ अनार, और अनार जो है ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पोमेग्रेनेट, यानी हमारी इम्यून सिस्टम वगैरह को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। तो आपको फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। हालाँकि मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी मैं खा रही हूँ इसको, बट कोई बात नहीं।
सो गाइस मैं आई थी छत पे पढ़ने के लिए, क्योंकि मतलब नीचे पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई थी। मतलब जब भी मैं बोर होती हूँ ना स्टडी करते करते, तो ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं करती मैं, मतलब प्लेस चेंज कर देती हूँ। अब नीचे अभी मैं पढ़ रही थी और रूम में बैठ के फिर मैं बोर हो गई, तो मुझे छत पे पढ़ना बहुत पसंद है। पहले तो मैं ऐसे जब 10th में थी, 10th तक मैंने छत पे ही बैठ के पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता था। धूप भी रहती थी ना, छाँव में जाके छत पे पढ़ते थे, बट छत पे ही पढ़ते थे। मतलब खुले आसमान में ऐसे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे। तो फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे करके मुझे रूम में पढ़ने की आदत पड़ गई। तो अभी छत पे आई थी, तो मेरा ये स्लॉट हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं, अब थोड़े से कपड़े हैं छत पे, उसको उठाते हैं और नीचे लेके चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो है स्टडी स्लॉट स्टार्ट करेंगे और आप सभी को दिखाऊंगी। और गाइस एक चीज़ आप सभी को दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, आप सभी को दिखा रही हूँ। ये गाइस देखिए, मून कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। देखिए यहाँ पे मून है और अभी आप सभी को दूसरी साइड दिखा, और वहाँ पे देखिए गाइस सनसेट हो रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ये सारा व्यू। तो 1 घंटे तक मैंने जो एसएससी एमटीएस 2025 का रिसेंट अभी एग्ज़ाम हुआ है ना 2026 में, उसमें जो मतलब रिव्यू में क्वेश्चंस थे वो मैंने लिखा हुआ था, तो उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। फिर इसको रिवाइज़ करने के बाद ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इस बार मैं ना जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं जो डांस वगैरह थे, फेस्टिवल्स थे, उसको रिवाइज़ करती हूँ जो मैंने लिखा हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मतलब ज्योग्राफ़ी पढ़ने नहीं पढ़ना मुझे, तो अभी ज्योग्राफ़ी नहीं कर रही हूँ, ज्योग्राफ़ी लूसेंट से करूँगी। बाकी जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में पढ़ा, डांस के बारे में पढ़ा, और इम्पॉर्टेंट घरानाज़ भी मैंने लिखा हुआ है, बट घरानाज़ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इस बार। तो मैं सोच रही हूँ कि घरानाज़ वगैरह छोड़ दूँ, उसको रिवाइज़ ना करूँ। देखते हैं, अगर एग्ज़ाम से पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लूँगी, बट नहीं, अभी तो कोई वो नहीं है घराना का। फिर मैं चली आती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे टमाटर लाने थे हमारे ही मतलब घर के सामने ही। यहाँ पे गार्डन है जहाँ पे टोमेटो वगैरह लगा हुआ है, एंड आल्सो यहाँ पे बहुत सारे ना वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से ही हम लोग ना अपने खेत की सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, और मार्केट का उतना हेल्दी नहीं होता। तो मैं जो है टमाटर होता है और लहसुन होता है उसको ले लेती हूँ। और ये देखिए, ये पूरी ना खेती है, मतलब खेत तो अलग जगह है हमारा, बट यहाँ पे घर के सामने। और यहाँ पे गाइस जो लीमन ट्री है ना, यहाँ पे बहुत सारे लीमन लगते हैं, और यहाँ पे बर्ड ने नेस्ट लगाया हुआ है। तो जैसे मैंने कैमरा बंद किया, सब उड़ के भाग गई गाइस इतना। और ये देखिए गाइस कितना सूथिंग व्यू है यहाँ पे, वहाँ पे मून, और यहाँ पे देखिए बर्ड्स वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा था। तो शाम के टाइम पे कभी-कभी ना मैं ऐसे बाहर चली जाती हूँ। इवनिंग में फिर अपना मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं मैथमेटिक्स करती हूँ, क्योंकि जितना भी याद करने वाला चीज़ होता है ना गाइस, वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। जैसे इंग्लिश वगैरह, जीके हो गया। बाकी रात के टाइम पे मैं मैथमेटिक्स वगैरह ही रिवाइज़ करती हूँ, मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि पता है इतना मतलब दिमाग थक चुका होता है ना रात के टाइम, कि अब बस मतलब कुछ सॉल्व करो, ठीक है, मैथमेटिक्स सॉल्व करो, उसमें दिमाग लगा रहता है, पता नहीं चलता कि मतलब इतना थकान हो चुका है। बट क्या है ना कि अगर लर्न करने वाली चीज़ें अभी रात को मैं याद करूँगी, तो सुबह उठूँगी ना सो के, तो मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए रात के टाइम पे बस मैथमेटिक्स वगैरह ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स वगैरह लर्न कर रही थी, जिसको मैं मतलब पहले तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था, फिर उसके बाद उसको लिख के रिवाइज़ कर रही थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। नेक्स्ट मैं शाम के टाइम पे बिस्किट और चाय खाती हूँ, फिर चली जाती हूँ छत पे, क्योंकि थोड़ा-सा गैप लेना भी ज़रूरी है गाइस। और बाहर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है छत पे। एकदम इवनिंग के टाइम पे ना इतना सुंदर व्यू होता है गाँव का, आप सभी को मैं बता नहीं सकती। कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट व्यू काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम रहता है इस टाइम पे। और क्या हमेशा का मेरा ये है ना कि रात के टाइम पे या एकदम थोड़ा-सा जब इवनिंग होता है ना, तो मैं छत पे चली जाती हूँ मून को देखने के लिए। और गाइस मुझे मतलब मून को देखना और स्टार्स को देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे मैं चली जाती हूँ। शाम का थोड़ा-सा व्यू वगैरह देखती हूँ, थोड़ा-सा टहलती हूँ, क्योंकि फ्रेश एयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छत पे जाके ऐसे फ्रेश एयर लेती हूँ, टहलती हूँ। बनारस रहती हूँ तो इतना टहल नहीं पाती। और गाइस यहाँ पे देखिए मून कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अर्थ टू मून डिस्टेंस है 2,38,855 माइल्स, इतना ज़्यादा दूर है मून फ्रॉम अर्थ। 15 मिनट तक टहलने के बाद मैं नीचे आ जाती हूँ और पीती हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करना था। और गाइस मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि इस साल सिलेक्शन पाना है, तो मतलब दिन भर ऐसे ही स्टडी में ही बीत रहा है, और थोड़ा बहुत मतलब गैप लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर एकदम कंटिन्यू आप बैठ के 10-12 घंटे पढ़ने लगोगे ना, तो आप खुद बोर फील करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा गैप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चाय वगैरह पीने के बाद मैं उसके बाद जीके रिवाइज़ करती हूँ। जीके बस मैं आधे घंटे तक ही रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर करती हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा 10-15 मिनट तक फ़ोन चलाती हूँ। और मैं फ़ोन ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरा गाइस नहीं है, मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10-15 मिनट या 20 मिनट हो जाता है, नहीं तो वैसे ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती। और यूट्यूब का वीडियो वगैरह एडिट करना रहता है, तो मैं आप सभी को एकदम करेक्टली बताऊँ तो मेरी वीडियो में ज़्यादा कट नहीं रहता, और इसलिए मुझे एडिटिंग में बस 5 मिनट ही लगते हैं। बस 5 मिनट में मेरा वीडियो एडिट होके तैयार हो जाता है। एंड इसमें 9 बजे से जो स्टार्ट करती हूँ स्टडी, जिसमें मैं अपना यहाँ पे देख रहे हैं आप सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया, आप लोग जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस वाइज़ पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है नंबर सिस्टम, जिसमें मुझे बेसिक्स कवर करने हैं। तो बेसिक्स कवर करेंगे, अभी इसका मैंने नोट्स थोड़ा ही बनाया हुआ है, तो आगे चल के इसका नोट्स बनाऊँगी आज। और 9 बजे से स्टडी करने अभी बैठी हुई हूँ, तो इसका सबसे पहले हम नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना, और नंबर सिस्टम के पहले बेसिक करूँगी, उसके बाद इससे जो बेसिक्स के क्वेश्चन लगाऊँगी, फिर मैं इससे जो भी कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस क्वेश्चन होते हैं करूँगी उसको, जो कि मतलब अगर एमटीएस में पहले आए हुए हैं रिपीटेड, सो पढ़ते-पढ़ते मुझे रात के 12 बज गए थे और पता ही नहीं चला, बट थोड़ा-सा कुछ रिवीजन करना था, तो उसको मैं रिवीजन करने के लिए बैठ जाती हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।